हेलो स्टूडेंट, ईएडी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएं। सभी स्टूडेंट लाइव बनेंगे। चलिए जी, लाइव आते रहें। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? देखो, मैंने परसों तुम्हें एक क्लास ली थी जिसमें मैंने कहा था भाई ये हुआ वो हुआ। यार आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हो। देखो, मजा नहीं आ रहा यार ऐसे। मैंने ये कहा आपको कि प्लीज यार इनको खत्म कर लो, जो हो चुका है इसको खत्म कर लो, पढ़ लो। और कमाल की चीज ये है कि किसी भी बच्चे ने, मतलब जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन किसी भी बच्चे ने ऐसे खत्म करने का ऐसे प्रयास या देखने का नहीं किया। तो ये गलत है बेटा। अभी मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ लो पढ़ लो, खत्म कर लो, जो हो चुका उसको खत्म कर लो, उसको समझ लो। लेकिन आप लोग बेटा सीरियस नहीं ले रहे। देखो, फिर भर्ती आएगी तुम्हें कुछ समझ में तब आएगा नहीं। तो अभी हम चिल्ला रहे बेटा सीरियस लो। देखो, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चों ने, उससे मैं इतना खुश हूँ रियली। मैं नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन फिर वो उन्हें नजर लग जाती है। तो कुछ बच्चों ने इतने अच्छे से चल रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है। उन्होंने एक बार वीडियो देखने के बाद में, कुछ लोगों ने फास्ट मोड में भी वीडियो देख रखी। मतलब एक बार बहुत अच्छे से खत्म हो चुका तो फास्ट मोड का भी मैं भी वीडियो को निपटा रखा। तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। अपना ऐसे भी बच्चे हैं और लग रहे अपना तैयारी पे। लेकिन देखा करो, लखनऊ की बात यह है। देखो भाई, पहली चीज तो यह है, बड़ा क्लियर है। देखो, पढ़ाई लिखाई तो हमेशा ही हो रही है ना, चल भी रही है पढ़ाई लिखाई तो। लेकिन अपने हक के लिए बोलना तो पड़ेगा भाई। 28 को भारी भरकम संख्या में जाओ, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने पर सब लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन भर्ती के लिए लड़ना कोई गलत चीज थोड़ा ही है। किसी को कुछ मार नहीं रहे, गाली नहीं दे रहे, अपने हक की लड़ाई की तो बात हो रही है। तो उस चीज में तो मेरा भी पूरा पूरा समर्थन है, और मैं भी बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि मत जाओ। मैं तो और कह रहा हूं, जाओ, बिल्कुल जाओ। और अपना धरना प्रदर्शन करो, ट्विटर पे कैंपेन करो, पीछे पड़ जाओ इनके। अब ये दबाव में है, मैं सही बता रहा हूं। नहीं तो फिर सरकार बनी, फिर 5 साल तक तुम अगर अगर तुम धरना प्रदर्शन करने गए तो डंडे से पेल देंगे। अभी ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी डरे हुए हैं। क्यों अभी इसलिए डरे हुए ये कि अभी चुनाव है। तो अभी ये ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे कि चुनावी माहौल खराब हो। तो बेटा ऐसी चीजों में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेंगे भी। चलिए जी, आइए अपना शुरुआत करते हैं। ये जरूर है, आप लोग कहेंगे मुझे कि मैं भी आ जाता। अरे मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं। आप लोग कहेंगे मुझे तो मैं 19 नहीं 28 को मैं एक दिन क्लास भी नहीं लूंगा, 28 तारीख को। लेकिन जो जा रहा है वो जाओ, जो घर पर भी बैठा है वो ट्वीट पे बिल्कुल धमाका रखो करके। वैसे तो मैक्सिमम जाओ, लेकिन अगर कारणवश कोई इमरजेंसी है तो ट्वीट से बिल्कुल कतराओ मत, ट्विटर को। हाँ, लाइव रहूंगा बिल्कुल, लाइव रहूंगा बिल्कुल। मैं तो डेली वीडियो दूंगा उस पर। मुझे कौन सा, मैं किसी के घर में रह रहा हूं या कोई डर है भाई? भाई सही को सही, गलत को गलत ही तो कह रहे, बताओ है कि नहीं भाई? चलो आ जाओ, पढ़ लेते हैं। और अच्छा चैप्टर है, इसको समाप्त करते हैं। मेरी क्या है कि 2-3 दिन से मेरी चेस्ट में बड़ा पेन हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि हार्ट में हो रहा है, मतलब पूरी ही चेस्ट में मेरे पेन हो रहा है। तो इस वजह से मेरी ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा कम है। लेकिन पढ़ाने में ऐसा नहीं कि कुछ छुड़वा दूंगा, पढ़ाऊंगा बढ़िया से तुम्हें तरीके से। आओ मेरे बच्चों, आज शुरू करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। आज हम लोग चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमें काफी कुछ चीजें देखनी है, समझनी है, पढ़नी है। साउंड सही नहीं है भाई, साउंड
हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए बेटा, जिसको दिक्कत है वो अपडेट कर लो। सभी को सही जा रही है साउंड तो। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सब स्टेशन से लेकर आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कितने प्रकार के। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक होता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक होता है हमारा एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस्तेमाल सबसे ज्यादा एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, लेकिन कमाल की चीज ये है कि पेपर में सबसे ज्यादा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल आते हैं। न्यूमेरिकल जो आते हैं वो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो खैर समझते हैं बेटा, ये यहां पर सब स्टेशन बना हुआ है। यहां पर ये बेटा सब स्टेशन बना हुआ है और सब स्टेशन पर यहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहां पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सब स्टेशन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अच्छा जी, तो यहां से पहले जिसे आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो, ये कहानी चलेगी। तो भाई यहां से अपना हमने कहा जी, ये पोल या टावर है अपने, ये पोल या टावर है, आपने देखा भी होगा। तो बेटा यहां से अपना वही 3 तार यहां पर है और ये जनरली आपको जो देखने को मिलेगा, सब स्टेशन से लोकल सब स्टेशन तक, सब स्टेशन से लोकल सब स्टेशन तक अपना यहां पर है भाई। और बढ़िया से समझाते हैं आपको चित्र वित्र बना के। ये बेटा ऐसे है, तो जनरली इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, बेटा ये आपके गांव में, आपके एरिया में एक ट्रांसफार्मर है जिसे आप जानते हो, कहने लग जाते हो लोकल सब स्टेशन। लोकल सब स्टेशन है, ये भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अच्छा जी, ये भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहां पर बेटा ये समझिएगा कि ये जो वायर हमने यहां सब स्टेशन से लोकल सब स्टेशन के बीच में इस्तेमाल किया है, ये सिस्टम, ये मैकेनिज्म कहलाता है फीडर। ये कहलाता है बाबू यहां फीडर। अच्छा जी, अब मैंने एक दिन पहले भी बताया था ये, लेकिन आज मेरा जो मेन काम है, वो मेरा मेन काम फीडर डिस्ट्रीब्यूटर को ही एक्सप्लेन करना है। ये यहां से चलता हुआ गया, अपना चल रहा है जी। आगे अपना लगातार लाइन चल रही है।
बिल्कुल आया भी था और आएगा भी पेपर में, बहुत जरूरी चीज है। ये जब पावर सिस्टम खत्म करूंगा तो एक वीडियो के माध्यम से तुम्हें पूरे में ये दिखाऊंगा कि रियल पावर सिस्टम ये है। जब ये पूरा एक बार थ्योरी खत्म कर दूं तो बेटा ये कहलाता है प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटर। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो नॉर्मली ये करते हो आप, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो आप करोगे ये करते हो आप 4 तार से, 3 फेज 4 वायर से। अच्छा, यहां पर आपका घर है, आपके घर में लाइन जानी है तो आप अपने घर में सिंगल फेज सप्लाई ये ले गए, ये केबल है, तो ये कहलाता है सर्विस मेन। ये कहलाता है बेटा सर्विस मेन। तो देखो जो फीडर है, फीडर के बारे में अगर हम लोग लिखते हैं तो पहले चलिए फीडर के बारे में समझते हैं। हम ये लिखते हैं, यह है सब स्टेशन व लोकल सब स्टेशन या लोकल सब स्टेशन को जोड़ने वाला एक तार है। क्या है? कनेक्टिंग वायर है, किसके बेसिस से और इसके जोड़ने के, इसके बीच में जोड़ने वाले तार को हम क्या कहेंगे? फीडर। यह है करंट कैरिंग, इसे हिंदी में भी लिखता हूं करंट कैरिंग कैपेसिटी, जिसे कहते हैं धारा बहने की क्षमता। धारा बहने की क्षमता, करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार बनाया जाता है, के अनुसार बनाया जाता है। इस पर टैपिंग नहीं करते, इस पर टैपिंग नहीं करते हैं, इस पर टैपिंग नहीं करते भाई फीडर पर। और फीडर बेटा अलग अलग से 3 प्रकार से हम बनाते हैं। यह है ज्यादातर 3 प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा, यह 3 प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। अब वो 3 प्रकार है, देखिए, एक है बेटा रेडियल फीडर, एक है रेडियल फीडर, एक है रिंग मेन फीडर, और बाबू एक है हमारा इंटरकनेक्टेड फीडर। रेडियल, रिंगमेन और इंटरकनेक्टेड फीडर, यह 3 प्रकार से डिजाइन किया जाता है। एक रेडियल फीडर बनाते हैं, एक रिंगमेन और एक इंटरकनेक्टेड फीडर हम लोग बनाते हैं। अच्छा, इनके टाइप्स को भी बताता हूं। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के जब हम यही लिख लेते हैं, यह है लोकल सब स्टेशन, यह है लोकल सब स्टेशन व उपभोक्ता के एंड को, भाई उपभोक्ता तक, ये नहीं, ये उपभोक्ता का खुद का है, यहां तक लाइन पहुंचाना, घर के बाहर तक आपके उपभोक्ता के एंड को जोड़ने वाला
जोड़ने वाला तार होता है। इसे वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार, वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार बनाते हैं, इस पर टैपिंग की जाती है, इस पर टैपिंग की जाती है। भाई इस पर टैपिंग करोगे? बिल्कुल करोगे। ठीक है बाबू, बिल्कुल। पॉल माउंटिंग सब स्टेशन से हमारे घर सप्लाई आ रही है, बिल्कुल सही बात, यही तो हमने भी लिखा। फिर देखो सर्विसमैन, यह डिस्ट्रीब्यूटर से आपके घर के लोड को जोड़ने वाला तार होता है, लोड को जोड़ने वाला तार होता है। इसे आप देखो प्रैक्टिकल देखते भी होंगे जब आप अपने घर के लिए केबल खरीदने जाते हो, हैं? पोल माउंटिंग सब स्टेशन, अरे यार लोकल सब स्टेशन वो होता है जो लोकली आपके, जब आप घर से निकलोगे तो आपके गांव में एक ट्रांसफार्मर सेटअप होगा, आपके गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं शहर में भी एक सेटअप बना होता है, तो वो लोकल सब स्टेशन होता है जहां से अलग अलग एरिया अलग अलग फेज के हिसाब से बिजली को दे दिया जाता है, तो वो लोकल सब स्टेशन है। ये सब स्टेशन, ये हमारा बड़े लेवल पर सब स्टेशन होता है, ये बहुत जगह अलग अलग एरिया में सप्लाई को भेजता है। ठीक है जी। तो जब आप बेटा केबल खरीदने भी जाते हैं तो अगर आपके घर में आपको एक बल्ब जलाना है तो आप उसके हिसाब से खरीदोगे कि भाई पतला भी तार काम कर देगा, आपको ज्यादा लोड चलाना है तो आपको भारी तार लाना पड़ेगा। तो इसे लोड के अनुसार सेलेक्ट करते हैं, इसे लोड के अनुसार डिजाइन करते हैं या बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, इसे लोड के अनुसार बेटा हम डिजाइन करेंगे। अब यहां पर आ जाइए, देखिए बेटा इस समस्या का तो मैं समाधान नहीं कर सकता, इस बारे में तो मुझे जानकारी होती नहीं, आपके कोर्स में नंबर दिए जाते हैं तो उनसे बात करिए। यहां आ जाओ, देखो बेटा जो हमने ये फीडर लिखे है ना, जो जैसे रेडियल फीडर लिख लिया, रिंगमेन फीडर लिख लिया, इंटरकनेक्टेड फीडर लिख लिया बेटा, तो ये 3 प्रकार के फीडर की कहानी को समझना है, 3 प्रकार के फीडर की कहानी को समझना है और यह देखना है सबसे महंगा कौन सा है, सबसे सस्ता कौन सा है, सिंपल कौन सा है। तो हर मुद्दे पर बात कर लेते हैं, हर पॉइंट पर बात करते हैं। लिखो पहले इसे, यहां तक तो लिख लो, बना लिया क्या चित्र वित्र ये? लिख लो मेरे साथ ही। अब तो ये है कि हर एक दिन में एक चैप्टर ये खत्म है, लिखो। बना लिया आप लोगों ने? ये बना लिया तो मैं रफ करूं फिर। हाँ जब रफ कर दिया तब। भाई ओम प्रकाश जी, मैं तो डेली यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ, कल भी क्लास ली थी। ठीक है जी। अब यूट्यूब की चिंता छोड़ के यहां पढ़ लो। आइए बेटा चलते हैं जरा रेडियल फीडर के बारे में।
रेडियल, देखो बेटा रेडियल जो फीडर है ये बनाने में सबसे सरल है। चित्र बनाइए, जैसे कि ये यहां पर हमने सब स्टेशन बना दिया, ये एसएस मतलब सब स्टेशन। तो रेडियल फीडर में हम एक ही सब स्टेशन को यूज करेंगे और आप ये देखेंगे कि आपके यहां भी जो ज्यादातर है 90% उससे भी ज्यादा तो रेडियल फीडर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल सप्लाई के लिए, क्योंकि रिंगमेन महंगा पड़ेगा। 5% मैंने लिखा भी रखा, यहां तो आजा भाई। अब देखो ये 3 तार यहां से अपना सब स्टेशन से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा। अच्छा जी, यहां पर आपका गांव है तो ये क्या करेगा, यहां पर आपका गांव था, यहां अपना सीधे सब स्टेशन बनाया, वही लोकल सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। कौन सा होता है बाबू, ये स्टेप डाउन होता है सर, बिल्कुल होता है। और ये करता क्या है, 11 केवी से 220 वोल्ट नॉर्मली 440 वोल्ट ये कर देता है, सिंगल फेज 3 फेज के हिसाब से, और यहां से अपना बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। गुरुजी यही तो करते हो। फिर यही 3 तार आगे निकल जाते हैं और आपके गांव से अगले वाला गांव आता है, या आपके एरिया से नेक्स्ट ये आता है। ये कहानी बाबू फिर यहां भी रिपीट है। यहां एक और सब स्टेशन ये डिजाइन कर दिया, उसमें क्या, ठीक है जी, ये यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है भाई बच्चों। फिर ये और आगे चला जाएगा, यही तो चल रहा है देखो। इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़बाजी तो करी नहीं, ये तो साधारण है, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो नॉर्मली जब आप देखेंगे आपके पास में, आपके गांव में, आपके एरिया में यही फीडर आपको देखने को मिलता है, यही व्यवस्था बनाई जाती है। तो एक बात बताइएगा कि अगर हम लोग ये कहें कि इस फीडर में देखो सप्लाई बाबू ये आ रही है ना इस तरफ से, हाँ सर बिल्कुल आ रही है, चली जा रही है आगे तक। इस फीडर में आगे भी मान लिया ऐसे 10 गांव है, ऐसे 10 सब स्टेशन है, ऐसे चलो बना ही दूं, ऐसे ऐसे अपना बने हुए हैं 10। अगर बेटा यहां कोई इसमें फॉल्ट हो जाए, यहां पर फॉल्ट हो जाए, तो समस्या उत्पन्न क्या हो जाएगी, इससे नेक्स्ट वालों पर देखो भाई बाबू, अगर यहां कोई फॉल्ट हो जाए तो क्या इससे आगे वाले सब लोकल सब स्टेशन में बिजली जाएगी, बताओ जाएगी क्या। अरे यार इधर से बिजली आ रही थी, अब कहां से जाएगी, नहीं है, कोई चांस है ही नहीं बिजली जाने का। यहां पर हो जाए तो नहीं है। अच्छा, तो यानी कि इसमें कोई भी बैकअप प्लान की सुविधा है नहीं। अगर किसी भी बिंदु पर, किसी भी स्थान पर इस फीडर में कोई फॉल्ट हो जाता है तो इससे आगे वाली की सप्लाई अपने आप से बाधित हो जाएगी। तो यानी कि इसमें सप्लाई के लिए कोई भी बैकअप सुविधा अवेलेबल नहीं थी। और क्यों हो, आप लोग इतने वीआईपी तो हो नहीं कि बैकअप सुविधा भी तुम्हें मिले। अच्छा, ये कम भरोसे के लायक है, इसलिए क्योंकि रिलायबल नहीं है, भरोसे के लायक कम है, फॉल्ट वगैरह अगर आता है तो बिजली बाधित होने के चांस ज्यादा है।
आपको अभी बताया। साधारण है, बनाने में आसान है और सस्ता है। ये सब कहानी है रेडियल फीडर के बारे में। भाई ये बताइए, कुछ नया पॉइंट है ये? मतलब आप लोग देखते ही हो इस तरह का व्यवस्था है। तो ये हमारी रेडियल फीडर है। तो रेडियल फीडर के बारे में कुछ बिंदुओं को मेंशन करना चाहेंगे। यह है बनाने में सरल है, सस्ता है, बनाने में लेकिन कम भरोसे के लायक है। कम भरोसे के लायक है। अरविंद जी बेटा डेली क्लास ले रहा हूं, जो चल रहा है उसको खत्म कर लूं। अच्छा, तो यह बनाने में सरल है, सस्ता है, लेकिन कम भरोसे के लायक है। क्यों है? इसमें यदि किसी स्थान पर फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट आ जाए तो उससे आगे तो उससे आगे वाले सब स्टेशनों पर, उससे आगे वाले क्षेत्र में, ऐसे लिख देंगे, क्षेत्र में सप्लाई नहीं जाती। बताओ भाई सही है कि नहीं? तो ये नॉर्मल सब स्टेशन था, मतलब एक रोड नॉर्मल फीडर है। ज्यादा कोई जुगाड़बाजी नहीं करी इसमें, नॉर्मल है। अच्छा जी, हमने ये कहा कि एक और है, देखिए, जिसे कहते हैं रिंग मेन फीडर। बेटा सब स्टेशन कितना है बाबू इसमें? एक ही सब स्टेशन है। सब स्टेशन यहां भी रिंग मेन में भी एक है। रिंग मेन फीडर में भी एक ही सब स्टेशन है। लेकिन ध्यान देंगे, ये एक सब स्टेशन है भाई। हम कर क्या रहे हैं कि देखो, एक रिंग में इसका नाम लिखा गया, एक रिंग के शेप में पूरे सिस्टम को हमने डिजाइन कर दिया बाबू। ये बनाकर इसलिए दिखाता हूं आपको कि थोड़ा सा तुम रिलेट कर पाओ। एक ही सब स्टेशन है, हमने कौन सा 10 बनाए? इसमें भी एक ही सब स्टेशन है। तो ये जोड़ दिया। इसमें भी एक है, भी एक ही सब स्टेशन है। इसमें एक ही सब स्टेशन है। इसमें भी एक ही सब स्टेशन है। देखो, इसमें सप्लाई के लिए कोई बैकअप नहीं था। अच्छा, अब यहां पर हमने कर क्या रखा है? ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, एक यहां से कर दिया, एक यहां से कर दिया, मतलब कितने भी जगह से कर लिया। एक उदाहरण ले रहे हैं भाई। भाई एक चीज बताओ तुम, कि हमने ये कहा कि इसमें देखो दो रास्ते थे अवेलेबल, एक ये बाबू और एक ये। आपने कहा सर क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए? तो इसे जरा देखो, अगर इस तरफ से कोई फॉल्ट हो जाए तो इस सब स्टेशन को, लोकल सब स्टेशन को चलाने के लिए ये बैकअप प्लान अवेलेबल है। अरविंद जी आपका ऊपर जवाब दे दिया हमने। बार बार एक ही मैसेज ना करें।
मैं बेटा आराम तो कर नहीं रहा, ये भी चैप्टर आपके सिलेबस का ही है, ऐसा तो है नहीं कि मैं आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ा रहा हूँ दोस्त। अब जब कोचिंग ज्वाइन करते हो सब चीजें एक ही दिन में तो संभव नहीं है। जो ये लक्ष्य बैच वाले हैं उन बच्चों ने भी धीरे धीरे पढ़ा है, इंतजार किया है भाई। अब एक ही दिन में तो चीजें नहीं खत्म हुई ना, तो डार्लिंग पढ़ो पहले इसे। अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम इस चरण में हैं कि डेली का एक चैप्टर निपटा और एक बोझ निपटा। मतलब हार्डली अगर मैं 15 दिन ढंग से, 15 क्या 10 दिन ढंग से तो मैं करा दूं छुट्टी अपना। क्यों, जो मेन चीज थी लक्ष्य बैच वालों की वो तो मैंने निकाल दी, जो लंबे लंबे चैप्टर थे वो मेरे खत्म है। तो बेटा यहां बैकअप सुविधा अवेलेबल है। अच्छा सर बात तो सही है, दिख भी रहा है बैकअप है, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा बनाने में ये थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है? अब तुम्हें यहां तो 3 से चल गया था, 3 इधर 3 इधर, तो यहां बैकअप बनाने के लिए पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन बैकअप अवेलेबल है, इसीलिए इसीलिए भरोसे के लायक है, रिलायबल है। ठीक है जी, चलो देखो, यह बनाने में जटिल है, जटिल होता है, बिल्कुल होता है। महंगा है, महंगा होता है। ज्यादा भरोसे के लायक है, ज्यादा भरोसे के लायक है। देख लो लिखा हुआ है ज्यादा। हाँ भाई, अरे यार, इधर इधर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, एक और होता है हमारा इंटरकनेक्टेड फीडर। बस ये मानो कि आपको भी एक अलग तरीके से और परिभाषित किया जाएगा, ये पहले इसे देखो देखो भी। तो इंटरकनेक्टेड, इसमें एक से ज्यादा सब स्टेशन बनाए जाते हैं। इसमें एक से ज्यादा यूजिन, अभी रुक जाओ तो, अभी रुक जाओ देखो, इसमें एक से ज्यादा सब स्टेशन बनाए जाते हैं। मैंने कहा ना, भी रुको देखो थोड़ा सा देखो। हाँ जी ठीक है, एक से ज्यादा सब स्टेशन तो इसमें हमने सब स्टेशन को ऐसे जोड़ दिया। ये हमने बनाया पहला सब स्टेशन। ठीक है जी, ये पहला है। हमारे पास एक से ज्यादा सब स्टेशन की सुविधा यहां है। हमने कहा ये S2 है, ये S3 है। इसमें अगर सब स्टेशन में फॉल्ट हो जाता, इसमें अगर सब स्टेशन में फॉल्ट हो जाता तो बिजली इंटरप्ट हो जाती, बाधित हो जाती। लेकिन यहां ये अलग अलग से यहां पर भैया तो ट्रांसफॉर्मर है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो है। ठीक है, तो यहां हर एक लोड को चलाने के लिए या हर एक लोकल सब स्टेशन को चलाने के लिए जैसे बैकअप भी अवेलेबल है, और अगर एक सब स्टेशन जल जाए, फूक जाए, तो भैया बाकी के सब स्टेशन भी अवेलेबल है। तो ये तो भयंकर ही बन गया फिर। ये है, देखते ही पता चल गया ना कि यह बनाने में सबसे जटिल है, सबसे जटिल है।
फिर यह सबसे महंगा है, यह सबसे महंगा है। अच्छा जी, यह सबसे ज्यादा भरोसे के लायक है, यह सबसे ज्यादा भरोसे के लायक है। यह सबसे ज्यादा भरोसे के लायक बनता है। देखिए बेटा, ये सबसे ज्यादा, यह अब देखिए ये कहां, यह ऐसी जगह बनाया जाता है, बनाया जाता है जहां पर एक सेकंड, एक सेकंड का भी सप्लाई में बाधा नहीं चाहते, नहीं चाहते हो। जैसे बेटा रिसर्च सेंटर, जैसे DRDO, इसरो, हमारा पार्लियामेंट, संसद भवन और अन्य VVIP जगह, हम जहां 1 मिनट का भी इंटरप्शन नहीं चाहते। ये जो होता है रिंग मेन, रिंग मेन भी जहां ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जगह यूज करते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी लगातार रहना जरूरी है, लगातार रहना जरूरी है। जैसे इंडस्ट्री वगैरह है तो हम लोग वहां प्रीफर करते हैं इसको, कुछ VIP एरिया में या कुछ अच्छी प्रोफाइल इंडस्ट्री, अच्छी प्रोफाइल इंडस्ट्री। और ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे गांव में, एरिया में, इन सब में इस्तेमाल ये किया जाता है। तो यहां लिख लो, यह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। तो ये गरीबों वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, फीडर है, ये गरीब वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, ये VIP वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये VVIP वाला डिस्ट्रीब्यूटर। ये पूरी चीजें आप लोगों के सामने बनाकर भी दिखा दिया भैया। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि उत्तर प्रदेश में फ्री में जब चुनाव का बिगुल बजा है तो अब बता रहे कि कुछ तेल वेल रिफाइंड वगैरह भी फ्री दे रहे सरकार। कल मैं एक वीडियो देख रहा था। VIP एरिया में या कुछ अच्छी प्रोफाइल इंडस्ट्री में। हाँ, बहुत बढ़िया कारनामा है, चल रहा है फिर तो। चले भाई। तो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो हम बेटा करते हैं, एक होता है DC डिस्ट्रीब्यूशन, और चना भी दे रहे हैं क्या? लेकिन ये चने वने इसलिए खिला रहे तुम्हें, तेल वेल इसलिए ना ना ना,
ये इसलिए खिला रहे चने वने, ताकि चने वने खिला के, गेहूं वेहूं चावल वावल ये सब खिला के आदमी थोड़ा मोटा ताजा हो जाए, ताकि फिर 5 साल इनका खून चूसा जाए, ताकि अपने फिर 5 साल तक इनका खून चूसा जाए। तो इसलिए पहले खिला पिला के अपना तैयार कर रहे हैं लोगों को, फिर बाद में ये इनके खून भी तो चूसने। कोरोना फिर, ये तो चुनाव है इसलिए ये ओमिक्रॉन रुक रहा है, नहीं तो अब तक कब तक सरकार बोलती थी लॉकडाउन लगा दो, मरने दो भूखा। बाद में अस्पतालों की हालत है, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग बाग मरते रहे हैं, फिर आएगी यही दौर, तो फिर इनका खून भी तो चूसना है। खुलेआम इनको गोली मारेंगे, इन्हें फांसी चढ़ाएंगे, तो यही 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 सभी तो है। चलिए मेरे शेरों, तो एक होता है हमारा, और जो कुछ बोल दे सही बात तो ये देशद्रोही, सर्टिफिकेट बट रहे हिंदू होने के, भाजपा जिंदाबाद, तो तुम हिंदू हो, और कुछ खिलाफ बोल दो तो तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी होगी, ऐसी विचारधारा पनप रही पूरे भारत में। एक अध्यापक के नाते हम तो सब चीजें समझते हैं, दुख है इस बात का। जिन लोगों को शिव लिखना नहीं आता वो हिंदू बने फिर रहे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटा, एक होता है एसी, एक होता है मेरे बच्चों डीसी। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है, और एसी डिस्ट्रीब्यूशन उतना जरूरी नहीं है दोस्तों। तो अब हम चलेंगे, देखिए डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा अलग अलग तरह का है। एक होता है, देखिए क्या, ये हमारा बन गया जी डिस्ट्रीब्यूटर, और इस डिस्ट्रीब्यूटर में सप्लाई एक तरफ से दी जाती है बेटा। यहां से ये पॉइंट ए है मेरे बच्चों, यहां ए पर हमने सप्लाई दे दी वी ए। अच्छा जी, अब भाई लोड भी तो जुड़े होंगे भाई, न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे, देखो छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। तो यहां पर एक लोड हमने ले लिया कि गुरुजी I1 है, ठीक है भाई। एक ले लिया हमने यहां कि लोड I2 है। अच्छा जी, एक लोड ले लिया हमने ये I3 है, और एक लोड ले लिया ये I4 भाई। इस डिस्ट्रीब्यूटर पर इधर से सप्लाई दे रहे और ये अलग अलग लोड जोड़ दिए गए हैं। क्लियर है भाई? यहां तक लोड ऐसे ही तो जोड़ते हैं। तो देखो, हमें देखना ध्यान से, अगर मैं बेटा ये कहूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ई पर आते आते देखो भाई, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, इसमें कुछ हो जाएगा, कुछ इसमें हो जाएगा, कुछ इसमें हो जाएगा। तो ई पर जाते जाते ये वोल्टेज सबसे कम हो जाएगी। देखो, हमने क्या है, ये आपको दूरी देता है कि इतनी दूरी पर ये है। मान लिया बेटा, मैंने ये कहा कि ये यहां से L1 दूरी पर है, ठीक है, L1 ये ले लिया, और फिर इस L1 से ये दूरी L2 दे दी। तो ए बिंदु से कितना हो गया, L1 प्लस L2 हो गया। फिर यहां से L3 दे दिया, तो बेटा यहां ए से डी तक की दूरी होगी L1 प्लस L2 प्लस L3। अच्छा सर ठीक है, फिर ये L4 दे दिया इसका। तो ये अलग अलग सेक्शन की हमें अलग अलग दूरी दे दिया, अलग अलग सेक्शन की हमें अलग अलग दूरी दिया गया है। ठीक है, तो जब दूरी दे देता है तो आप अलग अलग दूरी के लिए प्रतिरोध निकाल लेते हो।
यहां इसके लिए बेटा हमने कहा डीई, तो हमने यहां ले लिया आर डी प्रतिरोध। इसके लिए हमने ले लिया आर सी डी प्रतिरोध। इसके लिए हमने ले लिया आर बी सी प्रतिरोध। इसके लिए हमने ले लिया आर ए बी प्रतिरोध। अच्छा जी, हमने 4 अलग अलग हिस्सों के लिए बेटा 4 प्रतिरोध ले लिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग और लगा लो तो आप ये क्लियर कर लोगे कि देखो यहां से इस चालक में जो धारा गई है वो I1 गई है, लेकिन C से D में जो धारा बही है, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग लगाओ जरा इस बिंदु पर, तो बेटा I3 और I1 हो गया, तो इसमें होगी I1 प्लस में I3। इसमें कितना हो गया, इसमें I2 और जुड़ गया, तो इसमें हो गया I1 I3, अच्छा ये तो सॉरी I4 है, ये हो गया I3 और ये हो गया I2, और यहां I1 और जुड़ गया, तो ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस में I3 प्लस में I4। पहले इसको एक बार देखो भाई, देखो मैंने ये कहा हमारे पास 4 लोड है, कुछ दूरी पर जोड़ दिया, ये आपका घर था, ये किसी और का था, ये किसी और का था, तो यहां से यहां दूरी, यहां से यहां दूरी, यहां से ये दे रखी थी। हमने इस प्रतिरोध, इस सेक्शन का प्रतिरोध निकाल लिया, इसका निकाल दिया, इसका और इसका, या तो देता नहीं तो निकालते। इस हिस्से में जो धारा बहती ये थी, इसमें आ गई तो ये और जुड़ गई, इसमें आके ये और जुड़ गई, इसमें आके सारी जुड़ गई। तो अगर बेटा मैं ये कहूं कि यहां से लेकर यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप है ए बी से मैं निकाल सकता हूं कैसे, कि गुरुजी धारा है I1 I2 I3 I4 और आर ए बी। अगर दोस्तों मैं आपको ये कहूं कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है बी से सी तक, तो बी से सी धारा कितनी भाई, I1 सॉरी I2 I3 I4 और आर बी। यदि मैं ये लिखूं कि यहां से यहां सी से डी है वोल्टेज ड्रॉप, तो बेटा वी सी डी बराबर में I3 प्लस I4 और आर सी आएगा। यहां से यहां तक अगर मैं लिखूं डीई, तो वी डी ई बराबर में I4 और आर डी जाएगा कि नहीं भाई। अलग अलग प्रतिरोध और धारा के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल लें। ठीक है, अच्छा फिर बाबू एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे तो V पर वोल्टेज बताओ यहां, तो तुम निकाल सकते हो क्या, कि गुरुजी वी ए में से ये ड्रॉप कितना भाग गया, ये हो गया वी ए बी, निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल भाई। ये वोल्टेज चाहिए तो इसमें से ये ड्रॉप निकाल दो। कोई तुम्हें कहे कि बच्चों वी सी का मान बताओ, तो तुम थोड़ा ही दूर रहोगे, तुम कहोगे गुरुजी वी ए में से ये और ये अगर मैं घटा दूं तो मेरी बात तो बन जाएगी, यहां आ जाएगा, तो माइनस के वी ए बी माइनस के वी बी। अब नेक्स्ट चलिए जरा वी डी पर आ जाओ, ये और ये, यानी कि वी ए माइनस वी ए बी माइनस वी बी सी माइनस वी सी। अच्छा, और अगर और भी इच्छा रह जाए, कोई ये कहे आपको कि भाई वीई बता दो, तो बाबू वीई बराबर वी ए, भाई ये ड्रॉप माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस, तो वी ए बी माइनस करो वी सी और माइनस करो, क्या तकलीफ, ये वोल्टेज आ जाएगी।
तो डीसी डिस्ट्रीब्यूटर में ये देखने को मिल रहा है कि जो सबसे दूर वाला लोड होगा उसमें सबसे कम वोल्टेज देखने को मिलेगी। बनाओ यार इसको। चलिए जी ठीक है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई एक आप लोगों की, देखो सभी विद्यार्थियों की, आईटीआई वालों की एक सही बात ये नहीं है कि भाई मेरे बच्चों, कुछ लोगों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की निर्णय लिया। आप ही के बीच के कुछ बच्चों ने वो धरना प्रदर्शन करने का इसलिए उन्होंने निर्णय लिया क्योंकि भर्ती आने का ये सही समय था सरकार पे दबाव बनाने का। लेकिन आप लोग पहुंचे ही नहीं, वही बेचारे 50-100 लड़के वहां पहुंच रहे हैं। यार जब फॉर्म आते हैं तो सब लोग एकदम लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग कोई भी तैयार नहीं होता। ये गलत बात है। बताओ, इतने लाखों लोग उत्तर प्रदेश में आईटीआई वाले हैं, यहां तक कि अड़ोसी पड़ोसी राज्य वाले भी तो भरते हैं फॉर्म, लेकिन वहां लिमिटेड लोग पहुंच रहे और ट्वीट तक नहीं कर रहे। यार गलत बात है। मैंने तो इसीलिए 27-28 को भी, क्योंकि मुझे पता था कि अच्छाई किसी को दिखेगी नहीं। अगर मैंने क्लास ले ली तो सब, एक भी बच्चा ये जरूर बोलेगा और सब में ये फैलाएगा कि सर तो क्लास ले रहे अपना मजे में, हम तो इसलिए नहीं गए। मैं इसलिए छुट्टी भी रखी है आप लोगों की। लेकिन आप लोगों को इसमें भागीदारी करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने भागीदारी की नहीं इसमें। आप तो, मैं तो ये बोल रहा कि लाखों तो छोड़ दो, अगर 1000 बच्चे भी यहाँ ढंग से शक्ति भवन के सामने ढंग से हल्ला बोल देते, 1000 भी, योगी जी उसी दिन बुला लेते, योगी जी उसी दिन बुला लेते सबको मीटिंग करने के लिए, और उसी दिन भर्ती, 2 दिन बाद भर्ती रिलीज करनी पड़ती। लेकिन वहाँ बेचारे वही रात रात भर बैठे। यार सर्दी हो रही, बच्चे मुझे तो वीडियो और फोटो भी शेयर करे, कितने लोगों ने पूरी रात भर रेलवे स्टेशन पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। ये गलत बात है। आप लोग इसी कोर्स में इतने हजारों लोग हो तो आपको भी जाना चाहिए था। कम से कम 500 तो आप लोगों के बीच में से ही जाना चाहिए था। लेकिन ये गलत बात है कि ऐसी चीज़ों में आप लोग पीछे रह जाते हो, इनिशिएट नहीं करते, किसी को सपोर्ट नहीं करते। करना चाहिए आप लोग, जब भी ऐसी कुछ हो तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बेटा पढ़ाई का फायदा अल्टीमेटली तभी है मेरे बच्चों, पढ़ाई का फायदा तभी है जब भर्ती आएगी। अगर भर्ती नहीं आएगी तो कितना भी वैज्ञानिक बच्चा हो तनख्वाह तो नहीं मिलेगी ना उसे, कितना भी होशियार बच्चा हो तनख्वाह तो नहीं मिलेगी। तो मैं ज़्यादातर धरने वरने को मोटिवेट नहीं करता, लेकिन फिलहाल हालत ऐसी है कि कम धरना ज़्यादा प्रभाव दिखा सकता था, ज़्यादा प्रभाव दिखा सकता था। और अब मतलब अगर आप अब से 4 महीने पहले की बात करते तो उतना प्रभाव नहीं डालता धरना प्रदर्शन, लेकिन फिलहाल वाला अच्छी भीड़ हो जाती, क्योंकि अब चुनाव है, सरकार को कुर्सी जाने का डर है, तो अब वाला बहुत प्रभाव डालता, अब वाला ये बहुत प्रभाव डालता। खैर चलो कोई बात नहीं। अपना अगर नेक्स्ट टाइम से हो, नेक्स्ट टाइम से अगर हो ऐसा, तो भैया प्लीज आप सभी लोग अपना इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपना ये ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई बच्चों, आइए फिर अपना शुरुआत करते हैं। वही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां से हमने छोड़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहां चलते हैं जी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेटा हमने देखो लास्ट में मेरे बच्चों हमने ये पढ़ा था कि जब हम एक तरफ से सप्लाई
फेड करते हैं। जब हम एक तरफ से, दीपक जी एक बार मैसेज किया, बात खत्म हो गई। अब देखो बेटा, वो चीज आप थोड़ा डिसाइड करोगे कौन सा सब्जेक्ट कब होता है नहीं होता है। कुछ तो अध्यापक की चीजें भी रहने दो ना बाबू, तो पढ़ लो पहले। अब जो जिसका वीक पार्ट होता है उसी के पीछे पड़ जाते हो, ऐसा थोड़ा ही होता है बाबू। पढ़ लो पहले, सारी चीजें करवानी है हमें। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा है कि जब हम एक एंड से सप्लाई देते हैं तो नेटवर्क को किस प्रकार से सॉल्व करना है, या डिस्ट्रीब्यूटर को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब बेटा आपको यह समझना है, डिस्ट्रीब्यूटर पर जब दोनों ओर से सप्लाई दी जाए, डिस्ट्रीब्यूटर पर जब दोनों ओर से सप्लाई दी जाए तो भैया क्या कहेंगे, देखिए जी। इस पर भी न्यूमेरिकल लेने पड़ेंगे हमें भाई, तभी बात बनेगी। देखो तो दोनों ओर से बेटा ये ध्यान दीजिएगा कि ये इधर से हमने ए बनाया, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये यहां पर पॉइंट बी है। इधर से वोल्टेज वी ए आई, इस तरफ से हमने वी बी दिया। तो यहां पर ये कुछ, यहां पर ये I1 है, यहां ये I2 है, यहां I3 है, ये I4 है। तो हमने ये कहा कि ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो यहां पर ये याद रखिएगा बेटा कि VA माइनस VB, देखिए इसमें जो अंतर होगा ये यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप प्रदर्शित करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में कौन सा अबे ओ भाई वही ऐसा ACSR जो आपके घरों के बाहर खिंचे हुए हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर है। घनश्याम पाल जी, आप शुरू से लेक्चर सीक्वेंस में नहीं देख रहे? डिस्ट्रीब्यूटर कोई और बीमारी नहीं है बाबू, जो आपके घर के बाहर या एल्युमिनियम वाले तार खींचे हुए ना, वही डिस्ट्रीब्यूटर है। तो देखिए यहां पर बेटा आपको यह कहना है कि VA माइनस VB, VA माइनस VB आपको देगा AB में, A से B तक, AB में वोल्टेज ड्रॉप। क्या देगा बेटा? AB में वोल्टेज ड्रॉप देगा। अब यह ध्यान देना है कि बेटा कोई लोड तो, पहले मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुन लो एक बार बाबू, कोई लोड तो इनमें से एक घर ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। जब इधर से भी सप्लाई दी, सोचकर देखना, जब इधर से भी सप्लाई दी तो कोई तो ऐसा लोड जरूर होगा जिसमें दोनों तरफ से सप्लाई आ रही होगी। ऐसा मत सोचना कि ये दो इधर छोड़ दिए बीच वाले में, ऐसा नहीं जाता। तो इनमें से एक लोड ऐसा जरूर होता है जिसमें दोनों तरफ से सप्लाई जाती है और उसे कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है न्यूनतम विभव पॉइंट या न्यूनतम विभव बिंदु। तो मान लिया अभी हमने क्या कहा देखिए, मान लिया I3 में दोनों ओर से सप्लाई जाती है। भाई यहां से ये चला, यहां से बेटा ये, तो इस तरफ से भी
और बाबू इस तरफ से भी। अच्छा जी, मान लिया I3 में दोनों ओर से सप्लाई जाती है, तो इसे न्यूनतम विभव बिंदु, तो इसे न्यूनतम विभव बिंदु कहा जाता है, बिंदु कहा जाता है। एक लोड जिसमें दोनों तरफ से सप्लाई जाती हो उसे न्यूनतम विभव बिंदु, तो जैसे E है तो हम क्या कहेंगे, ये न्यूनतम विभव बिंदु है। इसे क्या लिखेंगे कि ये न्यूनतम विभव बिंदु है। ये बेटा जब दोनों तरफ से सप्लाई जाती है। एक सप्लाई देने का जो तरीका है ये एक रिंग के तरह से भी हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्या कहेंगे बेटा, ये था डिस्ट्रीब्यूटर पर दोनों ओर से सप्लाई देने पर। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर पर मध्य से सप्लाई देने पर। तो बेटा मध्य से सप्लाई देने का मतलब देखिए ये है बस हमारा कि यहां से ये पॉइंट है हमारा ए बाबू, ये पॉइंट है ए, ठीक है जी, और यहां पर वोल्टेज है VA बीच में से। इसने बेटा इस तरफ कुछ सप्लाई दे दी कुछ लोड को, जैसे ये I1 है, ये I2 है। इसने बेटा इस तरफ कुछ लोड को चला दिया, ये I3 है, ये I4 है। ये पॉइंट हमने मान लिया B C D E। तो इस यहां इस सप्लाई ने इन्हें भी चलाया और इसे भी चलाया। तो भैया इसने करंट को इधर भी भेजा बाबू और इधर भी भेजा। जब हम इसे हल करेंगे, देखो ये इधर I1 है तो इसमें आ गया I1 प्लस में I2। इससे पहले ये जब हमने कहा था एक तरफ से सप्लाई, तो इसमें भी हमने हल करके देखा था। बेटा यहां पर क्या था, आप कहेंगे सर I4 है, यहां पर जब I1 है तो ये I4, और यहां पर इस वाले हिस्से में क्या आ गया, I3 प्लस में I4 आ गया सर। ये तो ये इस प्रकार से हल किया जाता है। अब आपको पुरानी क्लास में बेटा अगर याद हो तो हमने ये कहा था कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है न्यूमेरिकल पूछने का जो चांस है वो ये है जब सप्लाई एक तरफ से जाती हो। तो एक न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल को पूरा हल करेंगे। देखिए करने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन असंभव नहीं है। और अगर आप उस न्यूमेरिकल को समझ गए तो ये मान लो कि उस पूरे चैप्टर की आपने जो जड़ है वो पकड़ ली। देखो जी क्या है न्यूमेरिकल, ये है न्यूमेरिकल बाबू, ये है एक DC टू वायर डिस्ट्रीब्यूटर की लंबाई 2 किलोमीटर है। अच्छा जी, 2 किलोमीटर है और यह कुछ लोड को सप्लाई देता है, कुछ लोड को सप्लाई देता है। जैसे एक DC टू वायर डिस्ट्रीब्यूटर की लंबाई
2 किलोमीटर है। अच्छा, यह और यह कुछ लोड को सप्लाई देता है, बिल्कुल जी। 100 एम्पियर को देता है, कितनी दूरी पर है? शुरुआत से 500 मीटर। फिर 150 एम्पियर देता है बाबू, शुरुआत से कितना? 1000 मीटर। फिर 200 एम्पियर का एक और लोड कनेक्ट है, शुरुआत से 1600 मीटर। फिर एक और है बाबू जहां है 50 एम्पियर, शुरुआत से 2000 मीटर। अच्छा जी, प्रत्येक या दोनों तार का प्रतिरोध 1000 मीटर के लिए 0.02 ओम है। सही बात है। यदि एक और से 300 वोल्ट सप्लाई दी जाती है तो प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक लोड पर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। वोल्टेज ज्ञात कीजिए। लो भाई, आपको समझाने के लिए जरूरी था ये न्यूमेरिकल, मतलब इस पूरे चैप्टर की जो जड़ है यही है। देखो बेटा, क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 तार है। तो जब 2 तार है, वोल्टेज ड्रॉप दोनों ही तारों में होती चलेगी। अच्छा, तो ये कह रहा है इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और कुछ लोड को सप्लाई दे रहा है। एक 100 एम्पियर है, शुरुआत से इतनी दूरी पर, 150 इतनी दूरी पर, 200 इतनी दूरी पर, 50 इतनी दूरी पर। तार का प्रतिरोध ये दिया है कि 1000 मीटर के लिए 0.02 है। दोनों का ही दे दिया इसने, बढ़िया, और हमें 2 का ही चाहिए भी। अब ये 300 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, तो प्रत्येक लोड पर वोल्टेज ज्ञात करनी है। प्लीज ठंडे दिमाग से समझ लो इसे, ठंडे दिमाग से समझ लो। हमने ये कहा कि देखो सर, हमने एक काम कर लिया, ये बेटा VA है जो 300 वोल्ट है, ध्यान से देखो, ये A है, ठीक है। यहां से 500 मीटर की दूरी पर, अच्छा जी, ये दूरी कितनी है भाई? देखो 500 मीटर, तो लोड कितना है 500 मीटर पर? 100 एम्पियर, देख लो। फिर यहीं से ये सब जो दूरी है ना, शुरुआत से ही है, यहां से 1000 मीटर, तो 500 ये था बेटा, 500 मीटर तो दूरी ये हो गई। तो यहां से 500 मीटर दूरी पर और एक और लोड है जो है जी 150 एम्पियर। फिर यहीं से 1600 मीटर, 500 500 1000, तो यहां से 600 मीटर दूरी पर और है कितना? 200 एम्पियर। और फिर यहां से 2000, तो भाई 500 500 1000 1600 हो गए यहां तक। तो भाई अब बचा कितना? 400 मीटर दूरी पर एक और लोड है 50 एम्पियर। बताओ भाई, ये ठीक लिखा मैंने? मेरे साथ साथ जवाब दो। मेरे साथ साथ जवाब दो जल्दी से। हेलो, अरे नालायकों, सो गए क्या? मेरे साथ साथ जवाब दो। सही लिखा मैंने ये? अच्छा, देखो मुश्किल तो नहीं है यहां तक। अब एक काम करो, देखो इससे आगे का काम देखो भाई। इस वाले हिस्से में धारा कितनी है? वही पुराना काम, 50 एम्पियर। इसमें इतना समय नहीं लगेगा, ये तो मुझे समझाना है। फिर बेटा 200 और 50, इसमें कितनी है? 250 एम्पियर। अब 250 150 इसमें कितनी है?
400 एम्पियर, और इसमें कितनी होगी 500 एम्पियर। बताओ ये भी सिखाए थे कि नहीं लास्ट में, क्लियर है ये भी भाई, एक ही तरफ से सप्लाई फेड करी, क्लियर है। अच्छा चलो फिर आगे चलते बेटा। अब एक बात बताओ बालक को, एक बात बताओ, अगर 1000 मीटर के लिए प्रतिरोध 0.02 ओम है जी तो हमें ये है ए, ये है बी बिंदु, ये है सी बिंदु, ये है डी बिंदु और ये है ई बिंदु। तो 1 मीटर के लिए कितना हो गया 0.02 बटे 1000। तो हमें चाहिए कितना, एक तो हमें 500 मीटर के लिए चाहिए, तो 500 मीटर के लिए कितना हो गया 0.02 बटे 1000 गुणा 500, तो 0.01 ओम बन गया। भाई दे रखा ना प्रतिरोध कि 1000 मीटर के लिए लंबाई के लिए 0.02 ओम है, तो 1 मीटर के लिए इतना हो गया, और 500 के लिए, 600 के लिए, 1000 के लिए, 400 जिसके लिए चाहिए आप निकाल सकते हो। तो यहां से प्रतिरोध 0.01 ओम आ गया। बताओ कुछ गलत लिख दिया क्या भाई? 1000 मीटर के लिए इतना है, तो 500 मीटर के लिए इतना होना तय है, आधा हो गया। अच्छा जी, फिर ये भी 500 मीटर वाला हिस्सा है, तो 0.01 ओम इसमें आ गया, 0.01 इसमें आ गया। अच्छा फिर चाहिए क्या? हाँ भाई बच्चों, फिर क्या चाहिए था? एक 600 और एक 400 के लिए। तो भाई 600 के लिए निकालना था, तो 0.02 बटे 1000 गुणा 600 कर लेते। 0.02 गुणा 600 डिवाइड बाई 1000, तो ये मिल जाता 0.012 ओम। तो इसमें आ गया 0.012 ओम। 400 के लिए भी निकाल सकते थे, 0.02 बटे 1000 गुणा 400, तो ये आ जाएगा 0.008 ओम। चाहे निकाल लो आप, 0.02 गुणा 400 और डिवाइड भाई 1000, तो 0.008 ओम। यहां से यहां कितना 0.008 ओम। भाई हर हिस्से का हाँ यही पहले से भी यही था, वो तो मेरे कुछ एक्स्ट्रा सेशन जाते हैं, पहले से भी यही। और जो पुराने वाले बैच वाले बच्चे हैं उनका तो ये मानो कि 15 तारीख तक आपका तो भैया सॉल्यूशन मामला, उसके बाद फिर रिवीजन पर लग जाना तुम। तो उसके बाद जितने भी चैप्टर बचे तुम्हारे तो 15 तक खत्म। और हो सकता है अगर इससे पहले भी जैसे मेरा मूड बना तो मैं लंबी क्लास लेके खत्म कर दूंगा। तो क्योंकि आप लोगों के मेजर चीजें हो गई, तो भाई फिर उसके बाद रात दिन एक बार लग के रिवीजन बस लपेट दो बढ़िया से, फिर जब भी भर्ती आई तुम लोग तैयार हो बेटा किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर सीधा अपना मशीन शुरू करूंगा इन बच्चों की, बी वालों की। आओ भाई बच्चों, इतना करने के बाद भाई अलग अलग हिस्से देखो। रियलिटी में भाई पढ़ाना अलग होता है ना, लेकिन उस चीज को आपके दिमाग में उतारना अलग चीज होती है। अगर तुम्हें ये मैं सिर्फ इतना करा के छोड़ देता और ये ना कराता तो तुम्हें रियलिटी पता नहीं चलती कि डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे। तो देखो हमें भाई अलग अलग हिस्से में करंट पता चल गया, अलग अलग हिस्से में हमें प्रतिरोध पता चल गया, तो अलग अलग हिस्से का वोल्टेज ड्रॉप भी पता कर सकते हैं। कैसे भाई? देखो करंट कितना, अरे 500, और ये कितना 0.01, 0.01 मतलब 5 वोल्ट। बाबू इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आया ये 5 वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट आ गया। फिर 400 गुना भाई V बराबर IR कर दो, V बराबर IR जब करोगे तो 400 गुना 0.01, इसमें बाबा कितना मिला 4 वोल्ट मिल गया सर। अच्छा क्योंकि देखो 400 गुना ये, अब बेटा यहां आ जाओ मेरे विस्तारो, 250 गुना 0.012, तो ये हमें मिल गया जी 3 वोल्ट। और बाबू लास्ट में चलो 50 गुना 0.008, तो ये मिल गया 0.4 वोल्ट। जब आपने हर हिस्से में वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया हो
तो संकट क्या है, समस्या क्या? फिर तो सारी जड़ ही आपने हल कर दी, आपने पूरी बीमारी का हल कर दिया। अच्छा, किस प्रकार से? तो अब देखो बेटा किस प्रकार से। यहां से 300 दिया, तुम्हें अलग अलग बिंदु पर वोल्टेज पूछी थी, यहां से 300 दिया, तो अगर मैं इस बिंदु बी पर वोल्टेज वीबी मानूं, यहां वीसी मानूं, यहां वीडी मानूं, यहां वीई मान लूं, तो भाई ये बताओ मुझे वीबी का मान कितना होगा? बताओ वीबी का मान कितना होगा? मेरी चाय भी पूरी शरबत बन गई। अरे यार 300 में से 5 ये ड्रॉप हो गया, तो 300 में से 5 वोल्ट घटा दिया तो 295 वोल्ट ही तो आया। अब जब यहां तक पहुंचे तो ये 295 वोल्ट है भाई, तो तुम्हें वीसी चाहिए, तो इस वोल्टेज में से यहां से 295 में से कितना घटा दोगे? 4। 295 में से 4 और गायब हो गया, इसमें 4 और गायब हो गया, तो ये कितना मिल गया जी? 291 वोल्ट। यहां पहुंचे तो 291 वोल्ट हो गया। अच्छा, फिर तुमने कहा गुरुजी दिल नहीं लगा, अभी कुछ और बताओ, तो भाई चल वीडी पे चल लो। 291 में से यहां इसमें से 3 और गायब हो गया, तो कितना बचा? 288 बच गया। कितना? 3 और गायब कर दो तो 288 वोल्ट ये बच गया। वीई, वीई और आगे चलो, वीई, वीई मतलब बेटा ये, तो इसमें जरा देखो 0.4 और गायब कर दो तो वी मिल जाएगा। 288 में से 0.4 गायब कर दो, ये वाला, तो भाई वी मिल गया 287.6 वोल्ट। यही तो मिला। तो तुम्हें ये नहीं, देखो ध्यान से देखना, तुम्हें ये समझ आया होगा कि सबसे दूर वाले बिंदु पर डीसी में ये समस्या है, सबसे दूर वाले पर वोल्टेज सबसे कम है, वोल्टेज सबसे कम है। तो डीसी में जैसे जैसे यहां से हमें कई सारे सवाल मिलते हैं, डीसी में दूरी के साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती, दूरी के साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती जाएगी। सबसे दूर वाले, सबसे दूर वाले बिंदु पर, सबसे दूर वाले बिंदु पर सबसे कम वोल्टेज होती है। सबसे दूर वाला जो बिंदु होगा उस पे सबसे कम वोल्टेज देखने को मिलेगी भाई आपको। बताओ भाई बच्चों, इतना समझ गए? इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक तो नहीं लगाना। देखो इस न्यूमेरिकल को आप जल्दी कर लोगे, यदि आपको रियल में ये पता है कि हल कैसे करना है तो फिर आप जल्दी हल कर लोगे। तो आपको समझाना था इसलिए मैंने बड़े धीरे से बताया, अदरवाइज इतना लेंथी भी नहीं आपको देगा। आपको हो सकता है 2 या 3 लोड के लिए दे दें। तो इलाज इसी तरह से करना। देखो अब बताओ भाई, देखो आसान है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, तो अब इसमें से कुछ और अच्छी चीजें निकालते हैं, कुछ और अच्छी चीजें निकालने का प्रयास करते हैं कि और क्या चीजों की संभावना है। मिटा दिया जाए कैसे?
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम है बेटा बैलेंसर। कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने तो सुना भी नहीं होगा अब तक, क्योंकि इसमें से बैलेंसर से आईटीआई में सवाल पूछ सकता है, लेकिन आईटीआई की किताब में नहीं दे के रखता। बैलेंसर और स्पेसर ये तो अलग अलग चीजें हैं। कभी तुम्हें लगे कि सर ये तो हमने पढ़ रखा, तो ये बैलेंसर है। देखो ध्यान से समझना है, जब हम डीसी के संतुलित होने की बात करते हैं, जैसे एसी में असंतुलित शर्त होती है, थ्री फेज में असंतुलन की शर्तें होती हैं, इसी प्रकार यहां डीसी में भी असंतुलन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको यह समझना है कि मान लिया ये यहां से अभी डीसी 2 वायर सप्लाई है, प्लस और माइनस, यहां वोल्टेज वी आप दिया आपने। तो अभी आपको यह समझना है कि डीसी में से बेटा जितनी धारा पॉजिटिव से बाहर गई है, और यहां पर हमने बेटा लोड लगा दिया, हाँ? ये हमारा नॉर्मल डीसी 2 वायर सिस्टम है। अगर आपने एक लोड लगा दिया, ये अरे यार ज्यादा कुछ जुगाड़ नहीं करना तुमने, कोई भी सेल है, सेल को लिया, एक पॉजिटिव पे नेगेटिव पे आपने को एक लोड लगा दिया, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जितनी धारा ये पॉजिटिव से बाहर जाती है, लोड पर काम करके ये वापस भी उतनी ही धारा हम लोगों को मिलती है नेगेटिव से। तो बेटा ये कहलाता है हमारे लिए, ये क्या है देखिए, डीसी 2 वायर सिस्टम है बेटा, जिसमें हमने 2 तार इस्तेमाल किए। तो ये हमारे लिए कहलाएगा बैलेंस, या कहें संतुलित, संतुलित डीसी सिस्टम है जी। जितनी धारा बाहर गई है पॉजिटिव से, यदि उतनी ही हमें नेगेटिव पर मिलेगी, तो ये संतुलित है। लेकिन डीसी 2 वायर में यह ध्यान से देखना है कि 2 अलग अलग रेटिंग के लोड लगाने की सुविधा हमारे पास नहीं होती। एक ही रेटिंग का या 2 समान रेटिंग के लोड तुम लगा सकते। फिर हमने ये कहा कि डीसी 3 वायर सिस्टम, तो बेटा डीसी 3 वायर सिस्टम को ध्यान से समझ लेना। इसे हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा जी। तो डीसी 3 वायर सिस्टम में हम ये लिखेंगे, दो अलग अलग रेटिंग के लोड को जोड़ा जा सकता है। ये सुविधा है कहां, डीसी 3 वायर सिस्टम। तो बेटा यहां से हमने एक लोड ये लगा दिया, इस लोड की चलने की जो रेटिंग है बेटा ये I1 है, अच्छा, और ये लोड के चलने की जो रेटिंग है ये I2 है जी। तो देखो यहां से आपने धारा भेजी I1 है, मिली आपको I2 है। तो इन दोनों का अंतर ये है तीसरा वायर बेटा, ये आप तीसरा वायर लेते हो, तो इन दोनों का जो अंतर है, कभी तुम्हें लगे सर ये तो खुला छोड़ दिया, मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए यहां से अभी एक वायर दिखाया है।
तो इन दोनों का जो अंतर बहता है ये इस थर्ड न्यूट्रल वायर में बहने लग जाता है। तो ये सिस्टम देखिए, यहां से आपने कहा सर यार ये तो I1 था, भेजा I1 है, मिला नेगेटिव पर I2 है ना जी, तो ये कहलाता है अनबैलेंस या असंतुलित सिस्टम। तो ये क्या है? असंतुलित डीसी सिस्टम जी। ठीक है भाई, यहां तक मामला बताओ। जितना भेजा उतना ही मिलना था, तो संतुलित, लेकिन भेजा कुछ अलग आया कुछ अलग, असंतुलित। यहां तक मामला सेट है। ठीक है भाई, अच्छा, तो हमने इस बीमारी को हल करने के लिए, तो यहां तो बैलेंसर लगाने की जरूरत नहीं है, तो डीसी 3 वायर सिस्टम में ही क्या जरूरत पड़ेगी हमें? बैलेंसर लगाने की। और बैलेंसर के रूप में, बैलेंसर के रूप में दो डीसी मशीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि डीसी का मतलब यही छोटे छोटे सेल नहीं है, डीसी एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन भी बनती है बाबू, वहां दिक्कत आ जाएगी अगर ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे ना, तो वहां क्या करोगे फिर? तो देखिए हमने इसी चीज को दोबारा बनाया। ये I1 है, अब देख रहे हैं, हाँ सर बात तो आप सही कह रहे थे, ये I2 है, और यहां पर ये I1 माइनस I2 है। तो डीसी मशीन की आवश्यकता होती है, और डीसी मशीन किस तरह की? वो भी संट प्रकार की। डीसी मशीन हम जनरेटर पढ़ते हैं, मोटर पढ़ते हैं, तो किस तरह की डीसी मशीन? डीसी मशीन संट टाइप की होती है, संट टाइप की होती है। तो बेटा हम क्या करते हैं कि एक वायर ये और एक न्यूट्रल वायर, ये दो समान डीसी मशीन हम लगा देते हैं। अब जरा छोटा सा एक कष्ट जरूर करिएगा कि देखो इस हिस्से में जो धारा दिख रही है, आप चाहो तो इसे ये लगा सकते, मतलब संट मशीन है और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो जो दोनों डीसी मशीन है वो समान होनी चाहिए, ये भी लिख लो। दोनों डीसी मशीन समान, एकदम से आइडेंटिकल, अंग्रेजी में आइडेंटिकल और हिंदी में कहे तो समान होनी चाहिए, दोनों डीसी मशीन समान होनी चाहिए। अच्छा भाई, तो आप ये पॉइंट तो जरूर समझते होंगे कि जब दोनों मशीन समान हैं, तो ये यहां से जो धारा है, ये धारा गई यहां पर I1 माइनस I2, भाई यहां पर आकर बट गई दोनों जगह, बटे 2,
यहां पर भी बट गई I1 माइनस I2 बटे 2। अब भाई एक बात बताओ, ये I1 माइनस I2 इसलिए हुआ है क्योंकि I1 बड़ा लोड है और I2 छोटा लोड है, तभी तो ये बड़े में से छोटा तो यहां और अंतर यहां बह गया। अरे देखो ना, जब दोनों मशीन समान है तो भाई एक तरफ ज्यादा लोड लगा दिया, एक तरफ कम लोड लगा दिया। अच्छा जी, भाई बात तो सही थी, एक तरफ ज्यादा लोड है एक तरफ कम लोड है, तभी तो बीच में अंतर बहेगा, नहीं तो अंतर करंट के धारा का अंतर होने की जरूरत भी क्या थी। तो हम इन दोनों मशीन में देखो पोलैरिटी कैसे करेंगे, यहां पॉजिटिव और निगेटिव, यहां पॉजिटिव और निगेटिव। भाई मेरे बच्चों एक बात बताओ कि जिस तरफ लोड ज्यादा था, मैंने क्यों पॉजिटिव लगाया पता है? डीसी जनरेटर में, जनरेटर जो होता है इसमें धारा पॉजिटिव से बाहर जाती है, जनरेटर ऊर्जा को देता है, और मोटर यहां इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को, यानी कि पॉजिटिव से धारा अंदर आती है। तो इसमें बेटा जो जिधर लोड ज्यादा, आप जरा सोचो, जिधर लोड ज्यादा उधर की मशीन बन जाए जनरेटर, जिधर लोड ज्यादा उधर की मशीन बन जाए जनरेटर, मदद करे लोड को चलाने में, और जिधर लोड कम कम उधर की मशीन काम करे बेटा, उधर की मशीन बन जाए मोटर। तो मोटर मतलब लोड बढ़ गया, तो जिधर लोड ज्यादा था उधर मदद होने लगी जनरेटर के द्वारा, और जिधर लोड कम था उधर लोड की भरपाई, कम लोड की भरपाई होने लगी किसके द्वारा? मोटर के द्वारा। तो ये बात पहले ये ऐसे था, एक ज्यादा था एक कम था। अब सोचो, इसमें इसे मैंने ऊपर उठा लिया इतना, इसे मैं यहां से यहां लाया और इसे मैं ऊपर से नीचे लाया, तो दोनों हो गए ना समान लेवल। तो यही हमारा बैलेंसर है। तो जिस तरफ लोड ज्यादा है उस तरफ की जो डीसी मशीन है काम करेगी डीसी शंट जनरेटर के तौर पर। शंट, अभी देखते रहो जरा, जनरेटर के तौर पर। अब इधर लोड कम था तो इधर का मोटर, इधर मशीन काम करेगी एक डीसी शंट मोटर के जैसे। अच्छा, तो अब जरा ये देखो कि सर क्या बात बनी, क्या जितनी धारा यहां से गई है उतनी ही प्राप्त हुई क्या? तो भाई देखो, बिल्कुल देखना भी पड़ेगा। भाई ये जो धारा है ये I1 है, और इधर से जो धारा ये I2 है। तो हम ये धारा निकालना चाहते हैं, ये वाली। मैंने कहा चलो भाई ये धारा I है, तो I का मान क्या है? I इस नोड पर लगाओ, इनकमिंग धारा बराबर आउटगोइंग धारा। तो I प्लस में I1 माइनस I2 बटे 2 बराबर में I1। देखो इस नोड पर आने वाली धारा जाने वाली के बराबर। तो I बराबर में I1 माइनस के I1 बाटे 2 और I2 बाई 2। तो I बराबर में बेटा ये कितना हो गया बोलो भाई? इसमें से अगर जाएगा तो I1 बटे 2 मिल गया, और ये मिल गया हमें I2 बटे 2, तो इसका मान हो गया I1 प्लस I2 बाई 2। तो I का मान जो हमें मिला वो मिला जी I1 प्लस I2 बाई। अच्छा, तो हमने ये कहा कि अब जो धारा ये आ रही है ये भी हमने I मान ली भाई। तो बेटा ये वाली जो इस नोड पर देखो, ये धारा और ये धारा, इस नोड पर ये धारा और ये धारा, इसका योग किसके बराबर होगा? I के बराबर। तो I1 माइनस I2 बाई 2 प्लस में I2 बराबर में I। तो I बराबर में बेटा देखो I1 बटे 2 माइनस I2 बटे 2 प्लस में I2। तो I बराबर में I1 प्लस में I2 बटे 2 ही मिलना है बेटा। तो यहां पर क्या मिला? I1 प्लस I2 बटे 2। बताओ जी।
तो अब ये बताओ, जितनी धारा पॉजिटिव टर्मिनल से गई उतनी ही रिसीव हुई है कि नहीं? तो बन गया कि नहीं बैलेंस? हो गया कि नहीं बैलेंस? तो ये कहलाता है बैलेंसर। तो देखो बैलेंसर के रूप में, देख लो भाई, बैलेंसर के रूप में किसे, मेरे सवालों का प्लीज जवाब दीजिए। इसमें कुछ देखो, मैंने सारी चीजें लिख दिया। बैलेंसर के रूप में दो डीसी मशीन की आवश्यकता होती है। डीसी मशीन संट टाइप की होती है, दोनों मशीन समान टाइप की होती है। जिस तरफ लोड ज्यादा है, जिस तरफ, ये लिख लो, जिस तरफ लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा है, जिस तरफ लोड ज्यादा है, उस और की मशीन, उस और की मशीन, उस और की मशीन एक जनरेटर के रूप में चलेगी, जनरेटर के रूप में चलेगा, तथा जिस तरफ लोड कम है, लोड कम है, उस लोड कम है, वो मशीन मोटर की तरह चलेगी, मोटर की तरह चलेगी। बताओ भाई, बात बन गई कि नहीं? कहां अनबैलेंस के चक्कर में थे, ये तो देख लो हमने निकाल दिया, बैलेंस हो गया। मुश्किल तो नहीं, मजा आया देखो टॉपिक में, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ज्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे तो दिक्कत है, खुश मिजाज रहोगे, रिलैक्स होके पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रियली में आनंद देगी। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलिए जी। अरे खत्म कर दूं या कुछ और भी पढ़ा दूं फिर इसमें? कुछ और भी जानने की इच्छा है क्या? खत्म कर दूं या कुछ और भी पढ़ा दूं फिर? चलो खत्म नहीं करते, कुछ और भी पढ़ाते हैं। मतलब जब तक टॉपिक की धजिया ना उड़ जाए तब तक मजा नहीं आता, कुछ भी आ सकता है पेपर में ना। देखो, मतलब अभी टॉपिक को समाप्त नहीं करते, अभी और है। देखो भाई एक बात बताओ पहले तो, पहले मेरी बात को सुनना जरा। दो समीकरण है, 5x प्लस 3y बराबर में 10, 2x प्लस 6y बराबर में 30। ये दो समीकरण हमने, जो हमारा बेसिक लेक्चर था हमने उसमें देखा था, पढ़ी थी। ये दो समीकरण सबको हल करनी आती है। हाँ जी, दो समीकरण सबको हल करनी आती है ये। यस और नो बोलो, दो समीकरण बेटा हल करनी आती है सभी को? आती है, आती होंगी, बिल्कुल आती होंगी। अच्छा, तो एक बात बताओ कि ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, तो इन्हें हल करने के लिए मैं यही तो करूंगा कि मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 6 है। अगर मैं यहां 6 बना दूं तो 2 से गुणा कर लूंगा ना, राइट ना? इस समीकरण में भाई हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 10x प्लस 6y बराबर में 20। समीकरण 3 मानकर घटाने पर, समीकरण 3 मानकर घटाने पर हम इसे काट लेंगे भाई।
हाँ भाई बच्चों, यही करेंगे ना भाई। मैंने सही किया कि गलत किया, बोलो। मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? सही है ना? यही तो है। क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी भी एक टर्म को एक्स व वाई को बराबर करके काटना ही तो है, कैंसिल करना ही तो है। अच्छा, तो मैं इसलिए कह रहा था ना, अपना दुख दर्द तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं यार, क्योंकि कुछ चीजें इतनी हर्ट करती है जो आप लोग मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सैटरडे की बात है, सैटरडे या संडे की। एक लड़की है जिसने कोर्स लिया, यही लक्ष्य बैच या शायद बैच भी लिया, लक्ष्य बैच लिया। तो वो लड़की बोलती है, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन को देखकर, स्नेहा ठाकुर जी, लगता है पैसे डूब गए, गलत ही, ये नहीं लिखा गलत पढ़ाया, गलत ही, मतलब मैं सब गलत पढ़ाया, गलत ही पढ़ाते हैं सर। ये स्टेटमेंट, मैं सर की कमी नहीं निकाल रही, पर अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूं। ये गलत है क्या भाई? मतलब ये मैंने ये करवाया है, तो इससे इसे सही पढ़ाने से भविष्य कैसे खराब हो गया? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि भाई हो सकता है कोई और रियल में हमने बचपन से गलत पढ़ा हो, मेरे मास्टरों ने हमें गलत पढ़ाया हो, गणित में कुछ और होता हो। तो मैंने सोचा एक बार तुमसे भी पूछ लूं, क्योंकि हो सकता है एटे की किताब में गणित को कुछ और लिखते हो। ये सवाल था। वो लड़की ने ये कहा कि ये गलत है, सही। अब ये देखना, देखो खेल क्या था। उस लड़की ने कहा कि सही ये होना चाहिए था कि इसमें गुणा 6 से करो और इसमें गुणा 3 से करो। कुछ कुछ चेंज हुआ? अगर मैं इसमें 6 से गुणा करता हूं, उसमें 3 से करता हूं, कुछ अंतर हुआ? नहीं हुआ ना अंतर। पहला और ये एक ही है ना, बात एक ही है। उसने कम से कम 40 मैसेज ऐसे लिखे थे कि मुझे रियली में मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मतलब क्या ही मैं बोलूं यार। तो इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत मतलब अगर कुछ आता नहीं है आप लोगों को, अगर मैं सिखाने की कोशिश भी करता हूं कुछ चीज़ों को, तो सीख लेना चाहिए, ताकि पुरानी चीज़ों पे ही उलझे रहना चाहिए। अगर टीचर कुछ सिखा रहा है, अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने ये नए नए चीज़ों के हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं, अब जब आपको नहीं आते हैं तो आपका फर्ज बनता है उसको सीखना, एकदम दिल से सीखना। नई चीज को एकदम इच्छा शक्ति के साथ में सीखो, क्योंकि आपको सीखने को मिल रहा है। अच्छा जी, चलो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर आते हैं। अब थोड़ा सा दिल को मेरे हल्का लगा जब तुमने कहा कि नहीं सर सही बता रहे थे वो। तब से मुझे यही घबराहट हो रही थी, पता नहीं मैंने कुछ गलत बताया हो क्या। चलो आ जाओ। नेक्स्ट होता है बेटा, यहां पर देखिए, अभी हमने ये कहा कि डीसी में बीमारी ये है, दिक्कत ये है कि दूरी के साथ में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती चली जाती है। ये हमारे लिए समस्या है कि नहीं?
हमारे लिए दिक्कत है, समस्या है कि यार ये डीसी हमने क्या ले लिया यार, ये तो जैसे दूरी बढ़ रही है यार, ये तो और ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, ये तो दिक्कत है। लेकिन हमारे पास इसका भी इलाज है। तो बेटा इसका इलाज है हमारे पास में बूस्टर। क्या इलाज है? बूस्टर। ये है हमारे पास में बूस्टर। तो हम कहते क्या है, डीसी में दूरी के साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती रहती है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती रहती है। इसी वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट अभी बताऊंगा, करने के लिए बूस्टर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, कंपनसेट का मतलब है जितना वोल्टेज ड्रॉप घटेगा उतना ही उसके बराबर वोल्टेज तुम उसमें भर दोगे। तुम एक बात बताओ, देखो ये एक पानी का टैंक है, बढ़िया सा उदाहरण देकर समझाता हूं। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब यह है कि इसमें 1 मिनट में 10 ग्राम पानी का लीकेज हो रहा है, 1 मिनट में भाई, छेद हो गया इस टंकी में। यदि देखो अब बूस्टर काम कैसे कर रहा है, जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ एक निर्धारित दूरी में, उतना ही तुमने ये कहा कि हमने 1 मिनट में ये 10 ग्राम पर 1 मिनट में इसमें पानी भर दिया, तो बात तो जम गई। देखो बात तो जम गई, जितना नुकसान यानी हुआ वोल्टेज ड्रॉप में उतना ही तुमने ऊपर से इसमें पानी भर दिया, वोल्टेज ड्रॉप भर दी, तो पानी का जो लेवल है इसमें ड्रॉप थोड़ा ही हुआ है, वो तो स्थिर बना रहा है ना भाई। यही काम यहां बूस्टर कर रहा है, यही काम बेटा यहां एजिटेज बूस्टर कर रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में या इस डिस्ट्रीब्यूटर में दूरी में यह समझना है कि जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उतना ही इसमें अंदर भर दो भैया, तो लेवल सेम बना रहेगा। तो देखो बूस्टर के रूप में मशीन का इस्तेमाल, देखो बूस्टर के रूप में ऑब्जेक्टिव है डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका डीसी सीरीज जनरेटर, शानदार ऑब्जेक्टिव है, पूछने में देरी नहीं लगाएगा एग्जामिनर। डीसी सीरीज जनरेटर, अब जनरेटर को घुमाने के लिए कुछ तो व्यवस्था चाहिए, तो देखो इस डीसी सीरीज जनरेटर को, इस डीसी सीरीज जनरेटर को एक डीसी शंट मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। बेटा कहां? इसे डीसी शंट मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। तो देखो करेंगे क्या, ये बेटा यहां पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमने यहां पर एक मोटर को जोड़ के रखते हैं, पॉजिटिव से और नेगेटिव से। अच्छा जी, और ये मोटर आपको पता है डीसी शंट
मोटर। ये मोटर आपका क्या है, संट टाइप। चलो लिख ही दिया बनाने की भी। ये संट प्रकार का मोटर है, लाइन से चल रहा है। अच्छा, और इससे क्या है बेटा, इससे मैकेनिकली जोड़ रखा है आपने जनरेटर। अब जनरेटर में ये फील्ड वाइंडिंग यही होती है, फील्ड वाइंडिंग। तो ये बिजली बनाकर पॉजिटिव किस पे देगा, पॉजिटिव पे देगा, नेगेटिव किस पे देगा, नेगेटिव पे। ये एक व्यवस्था होती है। ये एक व्यवस्था होती है जिसे कहा जाता है बूस्टर। तो ये डीसी संट मोटर किसको चला रहा है, ये यहां पर है डीसी सीरीज जनरेटर, जिसे हम क्या लिखते हैं भैया, बूस्टर। कहां, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर। बेटा सवाल आएगा तो गलत मत करना, बहुत जरूरी है ये आज के एग्जाम के लेवल के हिसाब से, तो फिर बिल्कुल ही जरूरी है। ठीक है, तो ये बड़े नॉर्मल से सवाल है, लेकिन वही है, जब पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चों को आएगा कहां से। जसवीर जी, भावनाओं में मत बह जा, डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी में रिएक्टर कहां से आने लगा। हाँ भाई, हो गया जी, लिख लिया आपने। तो बेटा ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समाप्ति। देखो हमने सप्लाई सिस्टम पढ़ा, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना हमने सीखा, हमने परफॉर्मेंस देखा, इलेक्ट्रिकल डिजाइन देखा, मैकेनिकल डिजाइन देखा, हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा। तो मैं इसको ऐसे ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं कि अपना कुछ भी कहीं से, मैं एक एक अलग अलग टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट रहता है हमारा अंडरग्राउंड केबल। क्या रहेगा, अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल के बाद में फिर चलेंगे हम लोग भैया सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, रिले, वोल्ट, इन सब चीजों। ठीक है जी, छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ मिसलेनियस चीजें बचेंगी भाई, तो फिर उसका इलाज करेंगे, जैसे स्पेसर्स होते हैं लाइन में लगे हुए, कन्वर्टर। ये पावर सिस्टम में तो नहीं हमने आज तक पढ़ा भाई। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूर पढ़ा है हमने कन्वर्टर। ठीक है, तो आपकी जो क्लास का समय है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा, और जब तक अपना टॉपिक को एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तक अपना चलाते रहेंगे क्लास को, चाहे वो 7:30 बजे हो, चाहे वो 8 बजे हो। तो एक पूरा चैप्टर को प्रतिदिन समाप्त करने का ठेका ले लेना। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।